हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 11th का अपना थर्ड लेक्चर लेके आई हूँ, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि हमने नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस किया था, उसी को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। बिफोर गोइंग टू नोमेनक्लेचर वी विल स्टडी व्हाट इज सिस्टमैटिक एंड व्हाट इज टैक्सोनॉमी। These are the two terms that are mentioned in your NCERT book, but we will discuss here it in detail because these are the base of the nomenclature. So first, what is systematic? As name is indicating, system से जो भी चीज़ होगी उसी को हम क्या कह देंगे? Systematic. So it is the scientific study of what? Of plant as well as animal. Second, here we will study dissimilarities and सिमिलरिटीज। दो चीज़ों के बीच में जो सिमिलरिटीज होंगी उनको हम एक ग्रुप में रख देंगे, अगर उनके बीच में डिससिमिलरिटीज होंगी तो हम उन्हें सेपरेट ग्रुप में रख देंगे। देन आती बात आपकी कि इसके अंदर हम तीन चीज़ों को स्टडी करते हैं। नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन, किसी चीज़ को पहचानना ऑन द बेसिस ऑफ करेक्टर्स। ऑब्जर्वेबल करेक्टर्स आर कॉल्ड एज आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स। देन नोमेनक्लेचर, फिर उनको हमने नाम देना है, दैट इज नोमेनक्लेचर। एंड थर्ड वन इज क्लासिफाई, ग्रुपिंग दैम अकॉर्डिंग टू देयर ऑब्जर्वेबल करेक्टर्स। किसी भी चीज़ को क्लासिफाई कर देना, उसको एक श्रेणी में रख देना, दैट इज कॉल्ड एज द क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमी इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम सिस्टमैटिक, और यू कैन से इट इज द एडवांस ऑफ सिस्टमैटिक, बिकॉज हेयर in it we study only three things: identification, nomenclature and classification. But in case of taxonomy we will study collection, identification, nomenclature, description and classification. Identification, nomenclature and classification is the same as we studied in systematic, but here two more things are added in it. Number 1 is collection, कलेक्ट करना, एंड नंबर 2 डिस्क्रिप्शन, उसके साथ उसके वर्णन करना है, डिस्क्राइब करना उसको कि हमने किस बेसिस के ऊपर हमने उसको आइडेंटिफाई किया, किस बेसिस के ऊपर हमने उसको नोमेनक्लेचर के अंदर नाम दिया और फिर हमने उसको क्लासिफाई किया। अब बात आती है कि टैक्सा क्या है। टैक्सा इज कैटेगरीज। हम जब किसी भी जो भी चीज़ हमारे सामने आती है, एक्स वाई जेड, कोई भी स्पीशीज हमारे सामने आती है तो उसको हम क्लासिफाई कर देते हैं और उसको कैटेगरीज में डाल देते हैं। जैसे कि आपके सामने मैमल, दैट इज ए एनिमल, एंड राइस, दैट इज ए प्लांट। तो ये क्या है? हमारे टैक्सा हैं। बट रिमेंबर वन थिंग, इफ आई वुड लाइक टू टेक एग्जाम्पल ऑफ ए कैट, देन कैट इज ए मैमल एंड मैमल्स आर इन डिफरेंट किंगडम। सो हम क्या स्टडी करेंगे कि वो एक तीन अलग अलग टैक्सा हैं। आप ये नहीं कह सकते कि टैक्सा के अंदर जो कैटेगरीज हैं वो सिमिलर ही रहेगी। लाइक डॉग्स डिफरेंट, हम ये कहते हैं कि उनके अंदर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैट के अंदर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ह्यूमन के अंदर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके बाद बात आती है क्लासिफिकेशन की, एंड इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। यू हैव टू बी स्टडीड इट इन वेरी डिटेल, बिकॉज everything is, you can say everything contained inside it, or you can say everything lie inside this classification. And scientists who given the term of classification is A.P. Kondo. ये आपको याद करना होगा अपने नीट एग्जाम के लिए, बिकॉज इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट टर्म who coined the classification. Then क्लासिफिकेशन की हमें नीड ही क्यों पड़ी, किस लिए हमें क्लासिफिकेशन चाहिए? इसके लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले नोमेनक्लेचर के लिए हमें नाम देने हैं प्लांट्स के और एनिमल स्पीशीज के। कोई भी स्पीशीज सामने आती हैं तो क्या हम हर एक को एक्स वाई जेड पढ़ सकते हैं? नहीं, वी हैव टू असाइन विद डिफरेंट नेम्स। देन एवोल्यूशन, कौन सी चीज़ कहाँ से अराइज हुई है, कौन से आधार पर वो अराइज हुई है, ऑन बेसिस ऑफ विच करेक्टरिस्टिक्स। तो हम एवोल्यूशन की स्टडी के लिए इसकी हमें क्लासिफिकेशन की हमें आवश्यकता महसूस होती है। उसके बाद रेफरेंस, कई बार हमें कुछ चीज़ों को स्टडी करने के लिए रेफरेंसेस देने पड़ते हैं। लाइक अगर आपको एक कैट फैमिली की मैं बात करती हूँ तो कैट क्या सिर्फ वही है जो हमारे घरों के आसपास दिखाई देती है? नहीं, अगर मैं पैंथर की बात करती हूँ या फिर मैं लियोपार्ड की बात करती हूँ तो दे कॉल्ड एज बिग कैट्स, उनको हम बड़ी बिल्लियाँ बोल देते हैं। तो क्या है, हमें यहाँ पर क्या करना पड़ा? रेफरेंस कोड करना पड़ा। नेक्स्ट इज एक्सप्लोर, वेरियस काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स की स्टडी के लिए हमें क्लासिफिकेशन की
आवश्यकता महसूस होती है। अब बात आती है आपके ऑब्जेक्टिव्स की, कि ऑब्जेक्टिव क्या थे क्लासिफिकेशन के। तो ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे पहले इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, हमें कितने सारे प्लांट और एनिमल ऐसे हैं जो कि वर्ल्ड में मिलते हैं, बट ऑन द बेसिस ऑफ देयर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस वी हैव टू क्लासीफाई देम। नेक्स्ट इज फाइलोजेनी। सेम वे में हम कहेंगे कि फैमिली के ट्री को स्टडी करने के लिए हमें फाइलोजेनी की आवश्यकता होती है। देन रेफरेंसेस, अगेन सेम पॉइंट है हमारा रेफरेंसेस का, कि कुछ चीज़ों को कोट करने के लिए हमें रेफरेंसेस की आवश्यकता पड़ेगी। एंड लास्ट इज जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, किस एरिया के अंदर पाया गया है कोई स्पीशीज और वो उसी एरिया के अंदर क्यों पाया गया है। ऑन बेसिस ऑफ एफिनिटी टुवर्ड्स द एनवायरमेंट वी हैव टू स्टडी द क्लासिफिकेशन। सो दिस क्लासिफिकेशन एज द फर्स्ट इज नोमेनक्लेचर। आप अपने माइंड में ये बिठा के चलिएगा कि जो नोमेनक्लेचर है वो इटसेल्फ ए प्लेइंग बिग रोल इनसाइड आवर बायोलॉजी। सो nomenclature, when we define or when we study it divide into three parts. Number one is local name, जो हम घरेलू नाम लेते हैं किसी चीज़ के, उनको हम क्या कह देते हैं, लोकल नेम। देन दूसरा होता है साइंटिफिक नेम, जो कि साइंटिस्ट के द्वारा लिए जाते हैं। एंड थर्ड इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। पूरे संसार में अगर हमने किसी चीज़ का नाम एक्स रखा है तो आप कहीं भी चले जाइएगा, ब्रिटेन, यूके, यूएसए, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, उसका नाम एक्स ही रहेगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं लोकल नेम। लोकल नेम क्या होते हैं? लोकल नेम का मतलब होता है कि जो घरेलू नाम जिसे हम कहते हैं, यानी कि जो हमारी आम लोकचार की भाषा में जिसको हम यूज़ करते हैं। और आप जानते हैं कि हमारे में एक स्पेशल अगर किसी चीज़ का नाम रखा है हमने, तो हो सकता है कि नेक्स्ट कुछ डिस्टेंस के बाद उसका कोई और नाम रखा हो, क्योंकि हर इंसान अपनी सहूलियत के हिसाब से चीज़ों के नाम रखता है, जिससे कि वो आसानी से बोल सके, उनको समझ सके और उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो उनके साथ फेमिलियर हो। इसीलिए जो लोकल नेम क्या होते हैं, ये शॉर्ट होते हैं, ईजी होते हैं और फेमिलियर होते हैं, और इनको लोकल एरियाज़ के अंदर आसानी से कम्युनिकेट किया जा सकता है। बट एक बहुत ही बड़ी डिसएडवांटेज क्या है कि ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं होते। क्या आपके यहाँ पे अगर मैं यहाँ पर एक बिल्ली है, कैट है, उसको मैं बिल्ली बोल रही हूँ, तो क्या सेम वे में उसको एक अलग रीज़न में क्या उसको बिल्ली ही बोला जाएगा? क्या वो उसको समझ पाएंगे? नहीं, बिकॉज नाम क्या है, बिल्ली इज ए कॉमन नेम, मैंने अपनी सुविधा के अनुसार उस नाम को दिया है। बट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका नाम जो है वो स्पेस के साथ, जगह के साथ बदल जाएगा। नेक्स्ट इज योर मिसलीडिंग। जो लोकल नेम होते हैं वो कंफ्यूजिंग भी होते हैं और मिसलीडिंग भी होते हैं। मिसलीडिंग कैसे? जैसे कि मैं एक एग्जांपल का नाम लेती हूँ, स्टार फिश, तो क्या वो फिश है? जेली फिश, दैट इज आल्सो नॉट ए फिश। तो ये क्या है यहाँ पर? दीज आर मिसलीडिंग एंड कंफ्यूजिंग। सो हम क्या करते हैं कि हम जो लोकल नेम्स हैं उनको यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद बात आती है कि दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट नेसेसरी इंफॉर्मेशन। जो बाइनोमियल नेम होता है वो नेसेसरी इंफॉर्मेशन को कैरी करता अपने साथ, बट लोकल नेम के साथ ऐसा नहीं है, वो अपने साथ नेसेसरी इंफॉर्मेशन को कैरी फॉरवर्ड नहीं करता। एंड लास्ट इज मेनी नेम गिवन टू वन ऑर्गेनिजम्स। एक ही चीज़ को कई सारे नाम दिए जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ एजाडायरेक्टा इंडिका, जिसका साइंटिफिक नेम, नीम का साइंटिफिक नेम है, अगर मैं इसको बोलती हूँ कि ये नीम है, तो हो सकता है कि कुछ और लोग उसको क्या बोलेंगे, कड़वा नीम, बिकॉज उसके अंदर बिटरनेस होती है। और अगर कहीं और जाएंगे तो उसका कोई और नाम होगा। इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि एक ही स्पीशीज को बहुत सारे नाम दिए जाते हैं। और जब इतनी सारी प्रॉब्लम साइंटिस्ट को मिल गई लोकल नेम्स में, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम साइंटिफिक नाम लेना शुरू कर देते हैं। बट साइंटिफिक नाम वर्ल्ड वाइड तो एक्सेप्टेड थे, ये तो थे नहीं वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड, ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड थे, बट बिकॉज दे आर हैविंग पॉलिनोमियल नेम, कई सारे नाम एक ही उसके अंदर थे, एक ही नाम के कई सारे जैसे वर्ड्स इकट्ठे मिलकर एक नाम को डिस्क्राइब कर रहे थे, तो वो इतना इजी नहीं था
उसको कॉमनली यूज़ करना बहुत मुश्किल था। अब जब इन दोनों के अंदर कमियां मिल गई, फिर हमारे सामने आया यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नोमेनक्लेचर, और जिसका नाम है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में नाम ही बता रहा है, बाई मीन्स टू एंड नोमियल मीन्स नेम। जब हम किसी भी स्पीसीज के दो नाम दे देते हैं तो उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। फर्स्ट नाम क्या होता है आपका? जेनेरिक जीनस नेम, एंड सेकंड इज योर स्पेसिफिक नेम या स्पीशीज नेम। एंड ये किसने दिया था? ये इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये दिया था कार्लस लिनियस ने। आपके एग्जाम में हर बार ये क्वेश्चन आता है, वो पॉइंट द टर्म बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो ये किसने दिया था? कार्लस लिनियस ने। इसी के साथ उन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था स्पीशीज प्लांटेरम, और ये बुक उन्होंने 1753 में लिखी थी। याद रखिएगा 1753 में स्पीशीज प्लांटेरम। इसी के साथ बात आती है रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने क्या आता है कि व्हाट आर द रूल्स, कौन कौन से रूल्स थे जिनको हमने फॉलो करना है। तो सबसे पहली जो रूल है वो क्या है कि जो बायोलॉजिकल नेम है दे शुड बी इन लैटिन। वो किस में होनी चाहिए? लैटिन लैंग्वेज में, बिकॉज लैटिन इज ए डेड लैंग्वेज। जो लैटिन लैंग्वेज होती है वो एक मृत भाषा है, डेड लैंग्वेज है, और जो चीज़ डेड है उसके अंदर चेंजेस नहीं आएंगे। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि इसको बायोलॉजिकल नेम को उन्होंने कहा कि हमेशा लैटिन लैंग्वेज में वो होना चाहिए, और इसको किस में रिटर्न करना है? इटैलिक्स में। इटैलिक्स हमारे कंप्यूटराइज लैंग्वेज में एक टाइप है राइटिंग करने का, उसको वो थोड़ी तिरछी लिखी जाती है और उसका नाम क्या है? इटैलिक्स। उसके बाद बात आती है कि अगर आप इनको कंप्यूटराइज फॉर्म में लिख रहे हो तो वेल एंड गुड, बिकॉज वो किस में लिखे जाएंगे? इटैलिक्स में, और लैटिन ओरिजिन में होंगे तो कोई इशू ही नहीं है। बट जब हम हाथ से उनको लिखेंगे लाइक दिस, जब मैंने इसको लिखा है हैंड रिटन, देन दे शुड बी सेपरेटली अंडरलाइन। ये मैंने देखो सेपरेटली अंडरलाइन किए हैं, ओके। एंड नेक्स्ट इज जीनस ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर एंड स्पीशीज विथ स्मॉल लेटर, ओके। एंड नेक्स्ट इज समटाइम साइंटिस्ट नेम आल्सो मेंशन्ड आफ्टर स्पीशीज। अगर इसके पीछे मान लो साइंटिस्ट हैं, अगर इसके पीछे मैं लीनियस लिख देती हूँ तो उसका मतलब क्या होगा कि ये इस साइंटिस्ट के द्वारा क्या किया गया है? डिस्कवर किया गया है। इस साइंटिस्ट ने इसको क्या किया? आइडेंटिफाई किया है और नोमेनक्लेचर उसका किया है। तो इसको हम क्या कह देते हैं? इस टर्म को बोलते हैं साइटेशन। बट ये उन्हीं के पीछे लगाया जाता है, उन्हीं स्पीशीज के पीछे जो स्पीशीज एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए हैं। सो ये एग्जाम्पल अब मैं आपको बताती हूँ कि रूल्स यहाँ पर कैसे फॉलो होते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने दो वर्ड लिए हैं, दैट मीन्स बाइनोमियल हो गया ये। सेकंड, मैंने यहाँ पर जीनस को कैपिटल लेटर से शुरू किया है और स्पीशीज को स्मॉल लेटर से शुरू किया है। जब मैंने इनको अपने हाथ से लिखा है तो मैंने इन दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन किया है। अगर आपने एग्जाम में कभी को इसका एग्जाम्पल देते हुए और आपने एक ऐसी लाइन लगा दी तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा, बिकॉज दे शुड बी सेपरेटली अंडरलाइन। सो जो हमारा ऊपर वाला फॉर्मेट है वो आपका एक्यूरेट है। सो स्टूडेंट्स, हमारा आज के टॉपिक के अंदर नोमेनक्लेचर, सिस्टमेटिक, टैक्सोनॉमी, टैक्सा, क्लासिफिकेशन, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ये सब हमारे टॉपिक्स कवर हुए हैं। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसके अंदर हम पढ़ेंगे व्हाट आर द टैक्सोनॉमिकल एड्स एंड टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। सो स्टे विद अस।